नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 15 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह CHSL हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, NTPC हो, दिल्ली पुलिस, CPO SI, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 3.0। इसका क्या मतलब हुआ 3.0 का? यानी इसके पहले एक फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप यानी पहला चरण, दूसरा चरण हो चुका है। यह तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों में आज से शुरू हो रहा है। इसमें 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का यानी उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो पैसा आवंटित किया गया है 948.90 करोड़ रुपए, यानी इसमें खर्च होंगे इतने। और इसके जो मंत्रालय इसके किसके अधीन है? यह इस योजना की शुरुआत कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। तो सरकार ने PMKVY 1 एंड 2 के अनुभवों के आधार पर इस योजना में काफी सुधार किया है दोस्तों। PMKVY जो 3 है 3.0, यहाँ पर या 0, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए 3.0। तो ये जो है तीसरा जो चरण है कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी स्थिति को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर इसको स्थिति कर लीजिएगा को बनाया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। इसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है हमारी सरकार। तो यह केंद्र सरकार की कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत, ये ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर, यहां पर ध्यान रखना, मौके पर लॉन्च किया गया था। अब तक लाखों युवा कौशल विकास योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना, यानी जो नॉन स्किल्ड लोग हों, कम पढ़े लिखे लोग हों। तो इस योजना में जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट इंडिया में कहीं भी वह रोजगार पाने के लिए वैलिड होता है दोस्तों। इस तरह से साल 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फिटिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे अन्य 40 तकनीकी क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेकर अपना कौशल, यहां पर कौशल विकास कर सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार पाने में बहुत मदद होगी। तो यह कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारे भारत सरकार की। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन आर्मी इंक्स $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू बाई स्विच यानी SWITCH ड्रोन्स। यानी भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई में स्थित ड्रोन निर्माण कंपनी, उसका नाम क्या है, आइडिया फोर्ज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर हस्ताक्षर किया है, जिसने स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV, इसका मतलब क्या हुआ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट की खरीद की है। सौदे की कुल लागत $20 मिलियन है। हालांकि खरीदे जाने वाले UAV की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया है। 1 वर्ष की अवधि में भारतीय सेना में इसे वितरित कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं। और स्विच UAV, तो यह जो है भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए निर्मित एक स्वदेशी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ जाती है। तो यह फिक्स्ड विंग VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग UAV को इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस मिशन में दिन और रात की निगरानी के लिए उच्च ऊंचाई और कठोर वातावरण में तैनात किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है और यह मानव पोर्टेबल है। इसकी कक्षा में किसी अन्य UAV की तुलना में लक्ष्य पर सबसे अधिक समय देता है। अब बढ़ते हैं जिरेनियम। यह काफी सुंदर सा देख रहे हैं
पौधा दिख रहा है, इसमें फूल दिख रहे हैं पिंक पिंक। यह जो है इसीलिए हमने खबर में लिया है क्योंकि इसका हम लोग आयात कर रहे हैं। तो अब भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए इसका उत्पादन स्वयं करेगा और इस तरह से जो चीन पर निर्भरता है उसे भारत खत्म करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सी मैप यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान जिसे सी मैप कहते हैं, भारत अभी तक जिरेनियम के लिए पूरी तरह से किस पर है? चीन पर निर्भर है। लेकिन अब यह निर्भरता कम होगी और इसको बढ़ाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। यानी वर्तमान में प्रति वर्ष हम लोग 150 टन तक जिरेनियम तेल का आयात करते हैं और देश की मौजूदा जिरेनियम जो उत्पादन क्षमता है, जो हमारा देश उत्पादन करता है, वो कितना करता है? मात्र 15 से 20 टन ही करता है। सोचिए, और हम लोग आयात कितना कर रहे हैं? 150 टन। तो कितनी बड़ी असीम संभावनाएं हैं। इससे देखिए कि किसानों को लाभ मिलेगा, सरकार इस पर सब्सिडी देगी इसको उगाने के लिए, और ये बहुत ही यानी तो इससे देखिए कि इसकी खेती करने से किसानों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आएगा। तो इस तरह से भारत सरकार की जो 2022 की योजना है यानी 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दोस्तों, सी मैप के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि हिंदुस्तान में अभी भी समय सबसे ज्यादा जिरेनियम कहाँ होता है? ऊटी यानी दक्षिण भारत और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होता है। यानी अब यह सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों की खेती मानी जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत से अब इसे प्लेन में भी यानी मैदानी क्षेत्रों में भी इसे संभव बनाया जा सका है उगाने के लिए। तो अभी पूरे देश में 100 से 130 हेक्टेयर में जिरेनियम की खेती की जा रही है और इसकी खेती नवंबर से फरवरी तक होती है। ध्यान रखना दोस्तों, और 1 हेक्टेयर में करीब 25 किलो जिरेनियम पैदा होता है। तो 1 किलो जिरेनियम की कीमत 10,000 रुपए है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देश भर में जिरेनियम की खेती का रकबा 570 हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें अकेले यूपी में ही 200 हेक्टेयर तक जिरेनियम उत्पादन किया जाएगा ताकि 5 वर्षों में देश की निर्भरता जो चीन व अन्य देशों से है वह खत्म हो सके। अभी चीन व इजिप्ट क्या है दोस्तों? मिस्र है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है जिसकी राजधानी कायरो है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर। ध्यान रखेंगे। तो 150 करोड़ रुपए तक का जिरेनियम आयात करता है और उसमें भी सबसे ज्यादा किससे करता है? चीन से करता है। और वर्तमान परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चीन से भारत के जो संबंध चल रहे हैं, बड़े तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। तो ऐसे में भारत को इसके उत्पादन पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, इसका जो उपयोग किसमें होता है? सुगंध के लिए। यानी जिरेनियम तेल का उपयोग साबुन बनाने, सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने, इत्र, सेंट, सुगंधित तेल इत्यादि में किया जाता है और इसकी खुशबू गुलाब की तरह होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसकी फसल उगाने से किसानों के आय में दुगना तिगुना बढ़ोतरी होगी। इस तरह से सरकार इस पर प्रयासरत है। थोड़ा सा जान लीजिए CSIR सी मैप है क्या? तो ये केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौध संस्थान सी मैप नाम से लोकप्रिय है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अग्रणी पौध जो शोध प्रयोगशाला है ये दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 1959 में केंद्रीय भारतीय औषधि पादप संगठन नाम से स्थापित प्रयोगशाला ने बहुआयामी जैविकी तथा रसायन विज्ञान शोध एवं विकास द्वारा किसानों और उद्यमियों को प्रौद्योगिकी एवं सेवाएं लखनऊ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। इसके अन्य जो केंद्र हैं बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पंतनगर में है, उत्तराखंड में है, पुरारा, बागेश्वर के माध्यम से बहुस्थानीय क्षेत्रीय प्रयोग शोध प्रौद्योगिकी प्रसार द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सी मैप के बारे में भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मामलों में आज हम चर्चा करेंगे। साइंटिस्ट फाउंड ए न्यू स्पीसीज ऑफ बैट मतलब समझते हैं ना, चमगादड़। और ये देखने में कैसा लग रहा है दोस्तों? नारंगी लग रहा है। तो यह काफी चर्चा में है, जबकि हम लोग जानते हैं कि चमगादड़ काले रंग का होता है। तो वैज्ञानिकों ने चमगादड़ की नई प्रजाति का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है न केवल इसका रंग नारंगी है बल्कि यह फ्लकी भी है। तो साइंटिफिक जर्नल अमेरिकन म्यूजियम नोविटस में वैज्ञानिकों ने इस चमगादड़ को लेकर अपनी स्टडी प्रकाशित की और इस स्टडी में यह बात सामने आई है
कि यह चमगादड़ की एकदम नई प्रजाति है। यहाँ देख रह सकते हैं आप लोग चित्र में दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि चीन में चमगादड़ से मनुष्य में कोविड वायरस आया था। हालांकि हम सभी ने अब तक सिर्फ काले रंग के ही चमगादड़ देखे हैं, किसी ने भी इनके रंगीन होने की कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अब नारंगी रंग का चमगादड़ मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाया गया है, तो थोड़ा सा इसीलिए हम मानचित्र में आपको ले चलेंगे। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित, यानी कह सकते हैं यह पश्चिमी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप के देख रहे हैं यहाँ पे गिनी बिसाऊ देश है, यहाँ पर गिनिया देश है, इसकी कैपिटल कोंकरी है, यहीं पर सियरा लियोन है, यहाँ पर देख रहे हैं ना दोस्तों। और इधर जो है आप देख सकते हैं कि इसका नाम पश्चिमी अफ्रीकी देशों में यानी गिनी में वैज्ञानिकों ने यह नई प्रजाति खोजी है। और इस चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम देखिए ना, क्या है, मायोटिस निम्बेंसिस। क्या है, मायोटिस निम्बेंसिस। और देख रहे हैं ना निम्बा पर्वत है, तो यही पहाड़ी पर इसे खोजा गया है, इसीलिए इसका नाम मायोटिस निम्बेंसिस है, जो कि निम्बा पहाड़ों। तो ये निम्बा पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट निम्बा, 1752 मीटर ऊंची है। और वो कहाँ स्थित है, गिनिया में स्थित है दोस्तों। यह ध्यान रखें। इधर बीच देख रहे हैं लाइबेरिया देश है, इसकी राजधानी मोनरोविया है। इसी तरह से सियरा लियोन है, जिसकी राजधानी फ्री टाउन है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह तट पर स्थित देश है, यहीं पर इस चमगादड़ की प्रजाति को खोजा गया है। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है एनएसए, यानी हमारे जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपको पता ही होगा बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व हैं, अजीत डोभाल अफगानिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। तो अफगानिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और पारस्परिक हित के रणनीतिक मुद्दों यानी स्ट्रेटजिक जो भी डिस्कशन किया, उन्होंने राजनीतिक डिस्कशन किया, आतंकवाद रोधी प्रयासों और शांति प्रक्रिया में मजबूती लाने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। तो 2 दिन की अघोषित यात्रा पर यहां पहुंचे डोभाल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोधी सहयोग और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के मुद्दे पर क्षेत्रीय आम सहमति बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। और डोभाल की काबुल यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अफगान सरकार और तालिबान 19 साल से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए पहली बार सीधे बात कर रहे हैं। और दोनों पक्षों के बीच 5 जनवरी को दोहा में वार्ता शुरू हुई थी और अमेरिका द्वारा फरवरी 2020 में तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत लगातार इस उभरती राजनीतिक स्थिति पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से भारत जो है अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नजर रखता है, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना और वहाँ के मतलब आर्थिक सहयोग करना, वहाँ के जो सामाजिक विकास में विभिन्न योजनाओं और वहाँ की इवन संसद, वहाँ पर स्कूल का निर्माण, इन सब में भारत ने बहुत सारा प्रोजेक्ट लगा रखा है दोस्तों। तो इस तरह से भारत अफगानिस्तान के अच्छे मित्रों में से एक है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में देख सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, काबुल है, जो कि कुंभा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना भी इसको स्पर्श करता है, हमारा भारत भी कर रहा है इसको स्पर्श, और पाकिस्तान तो करता ही है, ईरान भी करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, उज्बेकिस्तान करता है और तजाकिस्तान भी कर रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, चीन की राजधानी बीजिंग है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशखाबाद है, ईरान की तेहरान है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो ये ध्यान रखेंगे, देख रहे हैं ना, कांधार, ये सब महत्वपूर्ण, गजनी, काबुल, ये महत्वपूर्ण शहर हैं। मजार शरीफ है, यह जो है काफ़ी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, फरा रिवर बह रही है, हेलमंड रिवर बह रही है, यह सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ की अर्थव्यवस्था अफीम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम, ओपियम का उत्पादन होता है। तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में कौन, अफीम। और दोस्तों यह 2007-8 में सार्क, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका सदस्य बना था। अब सार्क में देशों की संख्या 8 हो गई हैं, यानी अफगानिस्तान, नेपाल,
भूटान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव। तो इस तरह से 8 देश अब हो गए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका एक नाम, वो भी ध्यान रखना। तो ये सार्क देश के अंतर्गत अब ये आने लगा है। और यहाँ पर जो भाषा है पश्तो और दारी, ध्यान रखना, फारसी लैंग्वेज अंतर्गत आता है। और यहाँ 99% मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, 1% अदर। और यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम चर्चा करेंगे, आप देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह मान 2 दिन पहले ही चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से टूटकर बने संगठन बीकेयू मान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। तो ये चर्चित व्यक्तित्व हो गए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की जो कमेटी गठित की, उसमें भूपेंद्र सिंह मान के साथ प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत और अशोक गुलाटी को इस कमेटी में शामिल किया गया है। इन चारों के नाम याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, मिलिंद पंत, किरण मजूमदार शाह एंड एडवर्ड नाइट ज्वाइन यूएसआईबीसीएस बोर्ड। यानी यूएसआईबीसी क्या है दोस्तों? तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद इसको कहते हैं दोस्तों। तो 3 सोर्स, यानी कह सकते हैं कि यह 3 जो शीर्ष लोग हैं, यह कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं। पहला देख रहे हैं, ये पिक्चर किसका है? मिलिंद पंत का है। तो ये एमवे कंपनी है, उसके सीईओ हैं। और यह किरण मजूमदार शाह जी हैं, इनका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, बाइकॉन इंडिया की चीफ हैं। और यह एडवर्ड नाइट, नेस्डैक के एडवर्ड नाइट को अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के वैश्विक निदेशक मंडल में वाइस चेयरमैन के रूप में, यानी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों। तो यूएसआईबीसी एक प्रमुख व्यापार पैरोकारी संगठन है। इसमें उक्त दिग्गज कारपोरेट हस्तियों से जुड़ने से इसे मजबूती मिलेगी और संगठन को नए अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत करनी है और लगातार जटिल हो रही दुनिया में मजबूत अमेरिका भारत संबंधों की पैरोकारी भी करना है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं तीनों लोग। यह इसके अध्यक्ष कौन है? निशा बिस्वाल हैं। और परिषद के नीति निदेशक के साथ यह चारों लोग काम करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान लीजिए इसके बारे में, यूएसआईबीसी के बारे में। तो यहाँ देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरमैन निशा देसाई बिस्वाल, और यह इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि बता चुका हूं दोस्तों, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका व्यवसाय का प्रकार क्या है? तो ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। बेंगलुरु इमर्ज एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेच्योर टेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड सिंस 2016। दोस्तों यहाँ पर ये इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत में कहीं बैठकर हम भी आपको समाचार सुना रहे हैं। तो दोस्तों लंदन में जारी एक ताजा शोध के अनुसार 2016 से बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ता परिपक्व प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र बन गया है। दोस्तों इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वो भी आईटी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों। तो इस सूची में बेंगलुरु के बाद यूरोपीय शहरों में लंदन, म्यूनिक, बर्लिन, पेरिस का नंबर आता है। और देश की जो हमारी आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई, इसमें 6ठे स्थान पर है। ये फैक्ट है इसे। और लंदन एंड पार्टनर्स ने dealroom.com के आंकड़ों के जो विश्लेषण किया, उसमें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के में निवेश जो है 2016 के 1.3 अरब डॉलर से बढ़कर 5.4 गुना बढ़ गया। और 2020 में कितना हुआ? 7.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इसी अवधि में 1.7 गुना बढ़कर के 70 करोड़ डॉलर से 1.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा है, 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब डॉलर से 10.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु इसके साथ ही प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजी निवेश के मामले में वैश्विक सूची में 6ठे स्थान पर है। और इस सूची में पहले स्थान पर बीजिंग है, दूसरे स्थान पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है दोस्तों। इसके बाद न्यूयॉर्क, ये भी अमेरिका में है, शंघाई, लंदन का स्थान है। तो इस सूची में मुंबई का स्थान 21वां है। अब बात करते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। एम्स भुवनेश्वर, दोस्तों भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है।
ध्यान रखेंगे, उड़ीसा की कैपिटल है तो वहां पर एम्स है। तो एम्स भुवनेश्वर ने कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रथाओं का निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित कर दी है। दोस्तों भुवनेश्वर, जो एम्स भुवनेश्वर है, इसको पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार यह मिलेगा दोस्तों। और यह संस्थान लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। इससे पहले 2018 के साथ 2019 में श्रेणी बी अस्पतालों के बीच देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए पुरस्कार मिला था और पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण खबर है। अब दोस्तों एक पुस्तक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बुक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको। तो दोस्तों मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, ये राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी हैं, ने दरबार हॉल राजभवन इम्फाल में लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखी, देखिए अब इनका नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, इस पुस्तक का नाम है, वर्चुअल रूप से जारी की। यह किताब दुनिया के सबसे दुर्जेय बलों में से एक के श्रेष्ठ कमांड के सार और अनिवार्यता को समेटती है, यानी इसमें इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इनका चित्र भी बना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण इसका सार क्या है, तो यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कोसम हिमालय सिंह का संस्मरण है, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने के अपने सफर का पता लगाया है। पुस्तक में मणिपुर, जिसे पन्ने की भूमि कहा जाता है, के बारे में भी बताया गया है। इसे लैंड ऑफ इमराल्ड कहा जाता है दोस्तों, और इसकी राजधानी इम्फाल है दोस्तों। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। सोफी डिवाइन स्लैम्स फास्टेस्ट सेंचुरी इन वोमेन्स T20 क्रिकेट, दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगा दिया है और सोफी ने सुपर स्मैश प्रतियोगिता में सिर्फ 36 गेंदों पर शतक जड़ दिया है और 31 वर्षीय सोफी ने अपनी पारी में 9 छक्के और 9 चौके लगाए। इस तरह से उनकी 108 रन की पारी की मदद से वेलिंगटन ब्लेज ने ओटागो स्पार्क को 10 विकेट से हरा दिया है। यह याद करने की आवश्यकता नहीं कितने विकेट से हराए, यहां पर याद रखना है कि सोफी डिवाइन सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी T20 में मार चुकी हैं। ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज की डेंड्रा डॉटिन ने 2010 में 38 गेंद पे, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 36 गेंद पे ही लगा दिया है दोस्तों। और पुरुषों की बात की जाए तो क्रिस गेल को आप जानते ही हैं, 6 मारने की मशीन इन्हें कहा जाता है। तो T20 में इनका है, इन्होंने 30 गेंदों पर ही शतक मार दिया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण दिवस में बात करते हैं। आज दोस्तों इंडियन आर्मी डे है। तो यह क्यों मनाया जाता है और हर साल 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में प्रत्येक साल सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत में पहला सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को मनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसी दिन भारतीय सेना की कमान एक भारतीय नागरिक के हाथ में आई थी। ब्रिटिश प्रमुख सर फ्रांसिस बूचर ने भारतीय सेवा कमांडर इन चीफ का पद लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को सौंपा था। इसके बाद से हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस हम लोग मनाते हैं। और भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में जाना जाता था। अंततः स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय सेना के रूप में जाना जाता है और भारतीय सेना की स्थापना लगभग 125 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेजों ने की थी। लेकिन भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय नागरिक के हाथों में सेना की शक्ति का हस्तांतरण और देश में सेना दिवस के रूप में इसे चिन्हित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। जैसे देखिए, नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है? तो हिमालय की नदियां क्या होती हैं? सदा नीरा होती हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? पेरिनियल, साल भर इसमें जल बना रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं। जब मानसून आता है तब इन नदियों में बाढ़ आती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि हिमालय की नदियां युवावस्था में बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है? मैच्योर स्टेज में बहती हैं। तो यह सब इसके अंतर हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नदियां कौन कौन सी कहाँ से उद्गम होता है, कि सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों 2 भागों में उद्गम के आधार पर हिमालय के से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसी तरह से अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम 2 भागों में बांट लेंगे।
अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इधर गिरने वाली नदियां, और बंगाल की खाड़ी में। तो आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो एक एक करके आइए चर्चा करते हैं और मानचित्र के हिसाब से। तो सबसे पहली हम बात करेंगे दामोदर नदी। दोस्तों, दामोदर नदी को याद है बंगाल का शोक कहा जाता था। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 1948 में, दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित। इस पे डैम बनाए गए, पंचेत, कोनार, अजय, बराकर, तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन, ये सब, अय्यर, बर्मो, ये सब बांध बनाए गए, जिसकी वजह से इसे प्लेंटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। दोस्तों, खुशहाली कहा जाने लगा, इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ होता है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। और इसका मुहाना क्या है? तो दोस्तों, यह डायरेक्ट नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है ना दोस्तों। हुगली नदी विश्वासघाती नदी है और इसका जल हुगली नदी में जाकर के मिल जाता है, और यह हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कैसे गिरती है ये मानचित्र में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं दामोदर नदी, ये जाकर के ये हुगली नदी में देख रहे हैं ना, मिल गई है, और फिर हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है दोस्तों। जैसे इसकी सहायक नदियां अजय, कोनार, बराकर, ये सब दामोदर की सहायक, और दोस्तों ये भ्रंश घाटी में बहती है। अब बढ़ते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, पहली हो गई, दूसरी है सुवर्ण रेखा नदी। ये क्रम से भी आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाएं। तो सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची से होता है और इसका मुहाना क्या है? उड़ीसा के समीप। बस इतना ही याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां मानचित्र में अगर देखा जाए तो सुवर्ण रेखा नदी देख रहे हैं ना, रांची से ये भी आ रही है और यह बंगाल की खाड़ी में। फिर इसी तरह देख रहे हैं ना, बैतरणी, ब्राह्मणी, ये तीनों क्रम लगाने को आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बैतरणी आ गई। तो बैतरणी क्या है? केओंझर प्लेटू ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। यहाँ पर केओंझर, यह पहाड़ियों पर यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है, बॉक्साइट, यहाँ पर खूब सारा खनिज पाया जाता है दोस्तों। तो केओंझर पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्राह्मणी नदी याद रखिएगा दोस्तों, यह रांची से निकलती है। यानी अब देखिए तीन, दो स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और दामोदर, ये तीनों नदियां झारखंड से आ रही हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर से दक्षिण लगाने को आ जाती हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, महानदी। महानदी दोस्तों 857 किलोमीटर यह लंबी है। इसका उद्गम सिहावा की पहाड़ी, यानी छत्तीसगढ़ है यहीं पर उड़ीसा के, तो सिहावा की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर उड़ीसा के समीप गिर जाती है। और यहीं पर कटक शहर दोस्तों इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? महानदी के किनारे। और यही कटक में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल। इसी तरह से दोस्तों गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पठार से निकलती है, याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं वेनगंगा, पेनगंगा, बरधा, इंद्रावती, प्राणहिता, तो मंजरा, ये सब सहायक नदियां हैं। ये किसकी? यह जो है गोदावरी की, सब ऊपर से आती हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मंजरा नदी है जो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर आती है, और सब इधर से आती हैं। जैसे इंद्रावती छत्तीसगढ़ से आती है, वहीं पर चित्रकोट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कृष्णा रिवर, यह 1401 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र, अब देखिए यहीं त्र्यंबक है, इसी के नीचे नासिक, नासिक के त्र्यंबक, यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत में महाबलेश्वर चोटी का नाम सुना है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन थी? कालसूबाई, 1646 मीटर ऊंची है, जबकि महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर, 1438 मीटर ऊंची है दोस्तों। यहां से कृष्णा नदी का, और ये दोनों डेल्टा बनाती हैं। और दोस्तों इन दोनों डेल्टा के बीच में एक कोलेरू झील है, सुना होगा ना, कोलेरू लेक, इसे डेल्टाई लेक या लैगून लेक के नाम से जाना जाता है। और कहाँ? आंध्र प्रदेश के समीप ही दोनों नदियां गिरती हैं, ध्यान रखेंगे। और इसकी सहायक नदियां क्या है? कोयना सुना होगा, भीमा, तुंगभद्रा,
ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, जो हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा ना, यह सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, याद हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा के बाद पेन्नार, ये छोटी नदी है लेकिन ध्यान रखिएगा कर्नाटक के कोलार से, कोलार एवं हट्टी सोने के लिए जाना जाता है कि नहीं, सोना गोल्ड वहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तो वहां से उसका उद्गम होता है और यहीं पर आकर के बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के समीप गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्नाटक के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और यह 800 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जिसमें साल भर जल बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि जब जून में मानसून आता है तो इससे इसको पानी मिल जाता है और लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तो इससे रिट्रीटिंग मानसून और कमिंग मानसून दोनों से जल मिल जाता है। यही कारण है कि इसमें साल भर जल बना रहता है दोस्तों कावेरी नदी। और कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, लेकिन मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, अर्कावती, अमरावती, ध्यान रखेंगे दोस्तों, शिमशा, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, ये सब सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वैगेई रिवर। वैगेई नदी दोस्तों यह वरुसनद, तमिलनाडु के निकलती है, वरुसनद की पहाड़ी से निकलती है, मदुरई के पास से निकलती है। मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इसी नदी किनारे बसा है। और इसका मुहाना रामेश्वरम के पास पाक जल डमरू मध्य, ऐसे है ना रामेश्वरम सेतु, तो पाक जल डम पाक की खाड़ी में यह गिरती है। और सबसे दक्षिणतम लंबी ताम्रपर्णी नदी है जो कार्डेमम, इलायची की पहाड़ी कहाँ है, केरल तमिलनाडु में, अगस्त मलाई चोटी से निकलती है और यह मन्नार की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। आइए मानचित्र में देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मेन देखिएगा, महानदी यहाँ पर देख रहे हैं, ये कृष्णा नदी है और यह गोदावरी नदी है, दोनों के बीच डेल्टा है, कोलेरू झील है, ये पेन्नार नदी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और कावेरी नदी महत्वपूर्ण है, वैगेई नदी है और यह ताम्रपर्णी नदी है, गल्फ ऑफ मन्नार में देख रहे हैं ना गिर रही है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण, आज हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं ध्रुव वाजपेयी, वैष्णवी मते, संजय नेगी, राजेश कुमार, धीरज प्रसाद, विवेक सिंह, सानिया कानवत और लक्ष्मी होसमानी और अरविंद कुमार, अभिषेक अंचावले, सौरभ चौधरी, ज्ञान रंजन साहू, प्रवेश कुमार, अश्विन प्रभा, खेतेश मंसूरिया, सूरज उपाध्याय, साहिल जी, विश्वजीत कुशवाहा, मोहम्मद शरीक अंसारी, राखी कुमारी, मनीष कुमार, शुभम रघुवंशी, मनु शर्मा, श्वेतांग सत्यार्थी, नीरज हिमता, विशाल सिंह, SJ YT वर्ल्ड ने भी कमेंट किया है। तो इस तरह से इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर किया, आज बहुत सारे नए लोगों ने भी उत्तर दिया है और इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहें और उत्साहवर्धन होता है। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का कलेक्शन करते रहिए और उत्तर देते रहिए। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में हुई थी दोस्तों। यह 15 जुलाई था, ईयर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे ज्यादा जिरेनियम का आयात किस देश से करता है, चीन, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान। तीसरा प्रश्न है, कप्तान सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगा दिया, वह किस देश की हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन देश अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, पाकिस्तान, चीन, ईरान या कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से अलग हो गया है, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत या अशोक गुलाटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल एज वाइस चेयर। कौन है जो वाइस चेयर के रूप में शामिल नहीं है, मिलिंद पंत, किरण मजूमदार शाह, एडवर्ड नाइट या निशा देसाई बिस्वाल। तो इस तरह से ये चारों लोग हैं, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब हैं, तो इसी में आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प पुरस्कार तीसरी बार किस संस्थान को मिला है? एम्स दिल्ली को, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल या एम्स पटना को? नौवां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला सेना दिवस कब मनाया गया था? 15 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1948, 15 जनवरी 1949 या 15 जनवरी 1950 को? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? त्रयंबक पठार से होता है। इतना मैं आपको क्लू दे रहा हूं। तो इस तरह से 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग सही उत्तर देंगे। और दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।